नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा राजा। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जिसको समझने की अशद ज़रूरत है। औरत के कई रिश्ते हैं, वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है और बहू भी है। अल्लाह ताला ने उसको हर तरह के मुकद्दस रिश्ते से नवाजा है। जो रिश्ता निहायत खूबसूरत है और वो है सास और बहू का, लेकिन माशरे में क्यों उसको बुरा प्रेजेंट किया जा रहा है। बहुत सारे वाकयात सुनने को मिलते हैं कि कहीं अच्छी सासें हैं तो कहीं बुरी सासें हैं, लेकिन हम ज्यादा बुरी सासों को सामने रखते हैं। ये चीजें अनपढ़ लोगों में पहले नजर आती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि पढ़े लिखे घरानों में भी ये चीजें कॉमन होती जा रही हैं कि सास बहू की आपस में बनी नहीं, बहू ने अलग घर की डिमांड कर ली और इस तरह के बहुत सारे और वाक़ सुनने को मिलते हैं। बहुत सारे घराने तबाह होते नजर आते हैं कि एक थीसिस मुताबिक ये प्रूव्ड है कि औरत जब खुद बहू होती है तो वो तमाम चीजें लर्न करती है और जब उसकी अपनी बहू आती है तो वो सब चीजें उस पर इम्प्लीमेंट करती है। तो आज इस हवाले से बात करेंगे कि अगर सास बहू की लड़ाइयां हैं तो आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या है और क्या कसूर हमारे कल्चर का है कि हम नेगेटिविटी को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, या इसमें कोई और वजह है कि अगर हम माशरे में बात भी करते हैं कि सास बहू की लड़ाई हुई है, उनके आपस में कोई इख्तलाफ हो गया, तो हमें इन रिटर्न ये जवाब मिलता है कि का रिश्ता है ना, इसलिए आपस में नहीं बन रही। लेकिन क्यों हम इस बीमारी को सदियों से लेके आ रहे हैं और इंडो पाक में ये चीजें ज्यादा नजर आती हैं कि बाहर के ममालिक वेस्टर्न कल्चर में हम देखते हैं ये चीजें हमें नजर नहीं आती। तो क्यों है ये बीमारी, इस बीमारी को क्यों हमने पाला हुआ है और आखिर इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है। नाज़रीन, इस सब के हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमना उमर, जो एजुकेशनिस्ट डायरेक्टर ऑफ स्कूल भी हैं और वो एक बहू भी हैं। तो नाज़रीन, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं थैंक आमना? यू सो मच निम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, आज हम बात करें सास बहू के रिलेशन के हवाले से। आप भी माशाल्लाह से एक बहू हैं, तो आप बताएं कि आपकी सास के साथ कभी आपकी लड़ाई हुई है? मेरा सास के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है, लेकिन कुछ इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं बिकॉज हर जगह का डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है और आपको उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है। लोगों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। जो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जो माँ बाप होते हैं उनको अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे करनी चाहिए कि वो हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करें और अपने इन लॉज के साथ रहने की कोशिश करें और अपना जो घर है उसको अच्छे से आबाद करें। तो आमना, आप ये बताएं कि अगर सास बहू की लड़ाई होती भी है तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? ठीक है, सास बहू की लड़ाई सबसे पहले तो नेगेटिव थिंकिंग आप कह लें कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव होगा तो आप हर चीज को पॉजिटिव सोचेंगे, उनकी नेगेटिव बात भी आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे। लेकिन जब आपकी थिंकिंग नेगेटिव होगी तो आपको हर चीज गलत नजर आने लग जाएगी। जिस नजरिए से आप देखेंगे, जिस एंगल से आप देखेंगे, आपको हर चीज वैसे ही नजर आएगी। सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, अगर कुछ नेगेटिव हो भी फिर आपको पेशेंस रखना चाहिए जिसकी वजह से घर में लड़ाइयाँ ना हो। सास बहू की लड़ाई होने में जो वजूहात पेश आती हैं उसमें से एक वजह ये भी है कि कंपैरिजन इश्यूज होते हैं फैमिली, जॉइंट फैमिलीज में। लाइक अगर आप रह रहे होते हैं तो किसी के साथ कुछ अच्छा बिहेव किया जाता है तो दूसरा बंदा फील कर लेता है। फिर उसके अलावा आपके हस्बैंड का बहुत रोल होता है कि अगर आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो आप हर चीज जो है बर्दाश्त कर सकते हैं, कि हस्बैंड को बिल्कुल इक्वलिटी के साथ और दोनों को बैलेंस अगर रखें तो ये इश्यूज जो ज्यादातर फेस होते नजर आते हैं वो कम नजर आए। यहाँ मैंने यह बात की थी कि ये चीजें पहले अनपढ़ लोगों में नजर आती थी, लेकिन अब ये चीजें पढ़े लिखे लोगों में भी कॉमन हो गई हैं। तो आप कह रही कि आपकी सास बहुत अच्छी हैं, कंपैरिजन वगैरह ये चीजें तब आती हैं और उसके बाद लड़ाई होती है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि पढ़े लिखे लोगों में ये चीजें क्यों बढ़ती जा रही हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है। उनको जो है एक आप कह लेंगे अपनी जो बहू है उनके साथ वो बिल्कुल सेम एज उनके जैसे काफी लोग हैं जो ड्रेसिंग को लेके कंपटीशन करते हैं, हर चीज को लेके मुकाबला जब आप करना शुरू हो जाते हैं अपनी बहू के साथ, तो फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो जो अपनी बहू होती हैं उनको आप अपनी बेटियों की तरह डील करें, और आप एजुकेटेड हैं तो आप एजुकेटेड अपने बिहेवियर से शो करें कि यू आर एजुकेटेड। अगर एजुकेटेड लोग भी इसी तरह घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाएंगे, लड़ाइयाँ करने लग जाएंगे, या बच्चों के कान भरने लग जाएंगे, उनको नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा बताएंगे, पॉजिटिव चीजें कम बताएंगे, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और इसका इफेक्ट जो हमारी नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर पड़ेगा। यहाँ एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपने कहा कि कंपैरिजन भी आता है और फिर बहस वगैरह आती है और ये सब चीजें, तो क्या ये इंडियन ड्रामे या पाकिस्तानी ड्रामे देख देख के ये चीजें हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारा कल्चर ये सब चीजें प्रेजेंट कर रहा है? जेलसी फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है लोगों में, एक दूसरे से हसद करना और किसी को आगे बढ़ता हुआ ना देखना, और अगर वो आगे कोई ग्रो कर रहा है तो उनको ये होता है कि हम लोगों ने ऐसा वक्त नहीं गुजारा। एक तो ये भी प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारा जो दौर था उसमें ऐसा नहीं होता था। आजकल की जनरेशन बहुत फास्ट है। आपको पता है कि खवातीन भी जॉब्स कर रही हैं, हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, वो मिलकर अपना सर्कल जो है उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो सास हैं उनका जो थॉट्स हैं वो पुराने जमाने के वक्तों की तरह के हाउस होल्ड चोर्स में एंगेज हों और जितने कम पैसे हैं उसमें वो सरवाइव करें, हालांकि ऐसा नहीं है। तो उनको भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडियन ड्रामाज और पाकिस्तानी ड्रामाज में भी ऐसा दिखाया जा रहा है जिसमें कि कुछ पॉलिटिक्स करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, एक पीसफुल एनवायरनमेंट ना क्रिएट करना, और किस तरह से आपने किसी बंदे को लेट डाउन करना है, ये भी एक रीजन हो सकती है कि आप उससे भी जैसा देख रहे होते हैं उस तरह की इम्प्लीमेंटेशन आप करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ आपने तो बताया कि आपकी सास बहुत अच्छी है। चलिए अब थोड़ा हम ऑपोजिट साइड पे जाते हैं कि जिन लोगों की लड़कियों की सासें जो हैं वो थोड़ा बुरे नहीं कह सकते लेकिन ऑपोजिट होती हैं। तो मर्द जो है बेचारा बीच में पिस जाता है। अगर वो घर आता है तो बीवी इस बात की शिकायत करती है कि पहले मुझसे मिलो, लेकिन वो पहले माँ से मिलने जाता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वाकई मर्द इस तमाम सिनेरियो में पिस जाता है बीच में? बिल्कुल। जो मर्द है ना, सारा रोल ही मेरे ख्याल से उनका होता है कि उनको बैलेंस लेके चलना पड़ता है, अपनी मदर के साथ भी और अपनी वाइफ के साथ भी। मतलब उनको इतना अपनी वाइफ को ट्रस्ट और मेरी इतना आवाज आ रही लव है? दें कि जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे जो मर्द होते हैं उनको अपनी वाइफ आमना, को क्या आपको और मेरी अपनी, आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी आई एम जी। हेयरिंग यू। जी जी, जी। आप मैं कंटिन्यू आपको करें। ये बताना चाह रही थी, मर्द परेशान हो जाते हैं बिकॉज वो बैलेंस नहीं कर पाते और इस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर हस्बैंड इतना ट्रस्ट बिल्ड कर दे कि अपनी वाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस दे और उनको एक इज्जत दे अपने घर में, उनको एक वैल्यूज दे, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही हस्बैंड की वजह से हैं, क्योंकि अगर हस्बैंड स्ट्रांग हो तो कोई प्रॉब्लम्स किसी के साथ क्रिएट ना हो। हस्बैंड अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करवाएं और वो लोगों को बताएं कि ये जो है कहीं से आई हैं और इनकी इज्जत करनी है और ये मेरी वाइफ है, उनको इम्पोर्टेंस जो है बताएं। तो आई डोंट थिंक सो कि किसी भी घर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हस्बैंड अच्छे से चीजों को हैंडल करे, टैकल करे, मैनेज करे, तो तो वो मर्द दोनों को मर्द कैसे बैलेंस रख सकता है, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि किस तरह दोनों चीजों को बराबर लेके चले? दोनों चीजों को बराबर तरह से लेके जाया जाए कि उनको अपनी जो वाइफ है सबसे पहले उनको रिस्पेक्ट दें। जब हस्बैंड रिस्पेक्ट देता है तो सब रिस्पेक्ट देते हैं, जब वो ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको इतना ट्रस्ट बिल्ड करें कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि मोस्टली खवातीन ऐसा होता है जो कॉम्प्लेक्स में चली जाती हैं और साइकेट्रिस्ट से सेशन लेना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि वो उनके माइंड में थॉट्स आते हैं। तो वो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं घर के कामकाज की वजह से, बच्चों की वजह से, ऊपर से लोगों के बिहेवियर की वजह से उनको और स्ट्रेस होता है। सो हस्बैंड जो है उनको अपनी वाइफ की केयर करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, ताकि जो वाइफ के माइंड में कोई नेगेटिविटी आ भी रही है तो वो ना हो। बिल्कुल ठीक और जो कहा मदर है आपने। उनको हमारे साथ जुनेरा इम्पोर्टेंस मौजूद है लाइन पे, है। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं।
अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जुनैरा। जुनैरा, आज हम बात कर रहे हैं सास बहू के रिश्ते और उनकी लड़ाइयों की बुनियादी वजह। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखें, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी सास हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो आपकी सास कैसी हैं? देखें, मैं आपका नाम हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। देखें, मेरी सास हैं और मेरे ख्याल में इस रिश्ते को सिर्फ लड़ाई के ही तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। बहुत लड़की जो हर किसी की लड़ाई ही होती है सास के साथ। और मेरी शादी को माशाल्लाह से आज 13 साल हो गए हैं और मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने मेरी सास के साथ या मेरी सास ने मेरे साथ कभी झगड़ा किया हो। तो मैं तो इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखती हूँ इस रिश्ते को। ठीक, लेकिन जिन बहुओं की और सासों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, और उसकी असल बुनियादी वजह क्या है? मेरे ख्याल में बुनियादी वजह जो है वो टॉलरेंस का ना होना है, पेशेंस का ना होना है। क्योंकि एक बहुत ये नया रिश्ता होता है जब एक लड़की शादी होकर के नए घर में जाती है, तो उस लड़की को भी नए माहौल में एडजस्ट होने के लिए बहुत चीज़ें जो है वो पहले से सिखानी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ नहीं सिखाई जाती। और उस नई फैमिली जहाँ पर वो आ रही होती है वहाँ पर भी टॉलरेंस का थोड़ा इशू होता है कि एक नए फर्द को कैसे अडॉप्ट हमने करना है, अपने इस नए कल्चर के अंदर कैसे उसकी अडॉप्टेबिलिटी को यकीनी बनाना है। तो ये थोड़ा सोशलाइजेशन की कमी और टॉलरेंस का ना होना मेरे ख्याल में एक बुनियादी वजह समझ है। लेकिन लड़ाई एक की होती है और वजह दोनों बन जाते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। कौन बन जाता है? मैंने कहा लड़ाई एक के माइंड में होती है ना चीजें, तो वो लड़ाई दोनों की बन जाती है। इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, जहाँ पे देखें आप ईगो आ जाती है ना, चाहे वो छोटों के अंदर आ जाए या बड़ों के अंदर आ जाए, ईगो को जो आप सामने ले आते हैं कि मैं बड़ा हूँ और मुझे जो है वो हौसला का स्टेटस मिलना चाहिए, ये छोटी है तो इसको, या छोटा जो है वो बहू है वो अपने आप को कुछ और ही दुनिया की मखलूक समझ देती है। तो असल में ये ना मेरे ख्याल में ये सोशलाइजेशन की कमी है। दोनों के अंदर थोड़ा टॉलरेंस अगर हो, उन्हें समझ हो चीज़ों को लेकर के चलने की, उस नए रिश्ते को लेकर के चलने की। और ख़ास तौर पे जब लड़कियां शादी होकर के जा रही हों तो ये माओं को बल्कि समझाना चाहिए कि वो अब तुम्हारी नई माँ एक वो है। बिल्कुल। मीन तो यहाँ हम तरबियत कैसे कर सकते हैं माशरे की या उन बेटियों की जो बहुएं बन के अगले घरों में जाती हैं? जुनैरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई है। आमना, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि अवेयरनेस देने की बहुत जरूरत है लोगों को जी जी। कि इस रिलेशनशिप को आपने कैसे लेके चलना है। पहले से बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जैसे कि हम अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट पर काम करते हैं, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन पे, इसी तरह से जैसे हम सासों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपने अपनी बहू का कैसे ख्याल रखना है, हस्बैंड को ट्रेनिंग देते हैं कि आपने अपनी वाइफ की कैसे केयर करनी है अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट में, लाइक उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसी तरह माओं को भी अपनी बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए, उनमें पेशेंस होना चाहिए, उनको कैसे कॉम्प्रोमाइज करना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, इसका नो हाउ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आमना, आप ठीक कह रही है। लेकिन यहाँ हम अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में ये एक कॉमन चीज देखते हैं कि अगर बहू और सास की लड़ाई हो रही है ना, और बहू किसी से कोई बात शेयर कर रही है, तो इन रिटर्न हमें यही जवाब सुनने को मिलता है कि रिश्ता ऐसा है, ऐसा तो होता है। तो हमने क्यों इस बीमारी को पाला हुआ है? हम क्यों उस नेगेटिविटी को लेके चल रहे हैं? क्यों हम उसी को मजीद आगे ये हमारा जवाब होता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम वेमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम अपने, हमारे पास राइट्स हैं, लेकिन हम अपने राइट्स को यूज नहीं कर सकते। हम अपने राइट्स को क्यों यूज नहीं कर सकते? हम अपने सोशल इन्वायरमेंट, हमारे मुआशरे की वजह से हमको डिसीजन नहीं ले सकते।
मतलब कि अगर जिन खवातीन पर जुल्म हो रहे होते हैं, जुल्म सहना भी अपने ऊपर गुनाह है, वो कोई स्टेप नहीं उठा सकती हैं, वो स्टेप नहीं उठा सकती, वो अपनी जिंदगी के 10 साल 5 साल वेस्ट कर देती हैं, वो डिवोर्स नहीं लेती हैं, वो कहीं और भी तो रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती हैं, अपनी जिंदगी सुकून में कर सकती हैं, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा खानदान इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो जो जितने भी लोग पढ़ चुके हैं वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते कि हम अपनी बेटियों को क्यों हम मार रहे हैं, हम वो क्यों जुल्म सहे। तो इस चीज को उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी बच्चियों की भी राइट्स हैं, उनकी भी खुशियां हैं, उनका भी हक है। तो उनके जो हस्बैंड है, उनकी जो सास है, सबसे पहले तो औरत की इज्जत, जब जिस जगह जिस घर में औरत की इज्जत का ख्याल रखा जाएगा तो वो हर चीज औरत जो है वो इतनी अच्छी होती है कि वो हर चीज बर्दाश्त कर लेती है जब उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो लोगों को औरत की इज्जत करना सिखाना चाहिए कि आपको बच्चों की तरबियत, अब जैसे ये इंसिडेंट हुआ है तो आप छोटे बच्चों को अपनी बहनों की और बड़ों की और औरतों की, खवातीन की रिस्पेक्ट करना सिखाएं ताकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और औरतों को उनको अपने हकूक को इस्तेमाल करने दिया जाए। बिल्कुल। आमना, हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज में बहुएं जब आती हैं ब्याह के, तो बहुत सारी सासें ऐसी होती हैं जो उनको हर चीज पे होल्ड दे देती है और उनको कहती हैं कि अब ये मालकिन है और क्योंकि इसी ने हमारी नस्ल को लीड करना है। तो मैं समझती हूँ कि ये सोच बहुत अच्छी है और इस हवाले से आप क्या इत्तेफाक करती हैं? बिल्कुल, उनको पता है, उनकी रिस्पॉन्स जो सास इस तरह से करती हैं कि अपनी जो बहू होती है उनको वो कहती हैं कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल, ये घर तुम्हारा घर है, तो उनके घर में सुकून रहता है। लेकिन जो सासें हर वक्त इंटरफेरेंस करेंगी, इन्वॉल्व रहेंगी, रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी, तो उन घरों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जहां रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होगा वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जहां पर आपके ऊपर नजर रखी जाएगी वहां पर ज्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। तो फ्री इन्वायरमेंट देना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, कुछ उनको उनकी मर्जी से करने देना चाहिए। मोस्टली जगह पर ऐसे देखा जाता है कि वो इवन किचन में भी अपनी जैसे वो चाहती हैं, वो कहती हैं मेरी बहू सेम एज वही करे जैसे वो चाह रही हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। तो थोड़ा सा जो है स्पेस देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आमना, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। हमारे साथ जुनैरा भी कॉल पे मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। जुनैरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है लेकिन मुझे सवाल नहीं आ रहा है। जुनैरा, हम बात कर रही थी, अभी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है आमना, मैं उनसे ये बात कर रही थी कि हम ये देखते हैं कि अगर माशरे में बहू और सास की लड़ाई हो गई है और बहू ने किसी से कोई बात शेयर कर ली है, तो इन रिटर्न हमें ये जवाब सुनने को मिलता है कि ये तो होता है सास बहू के रिलेशन में, ये तो रिलेशन ही ऐसा है। तो क्यों हम इस बीमारी को पाल रहे हैं, क्यों हम इस चीज को नेगेटिव लेके चलते हैं? मेरे ख्याल में ये हमारी ना सोसाइटी का ओवर अल्यूम ये है कि हम ना नेगेटिव चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, हम हर चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं देखते, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं। तो अगर तो बहू को कोई चीज़ बुरी लगी है, अव्वल तो मेरे ख्याल में खुद में भी उसको पहले तो अपने घर में उसको शेयर करना चाहिए अपने हस्बैंड और अपनी सास के साथ कि मुझे ये चीज़ नहीं लगी या मुझे इस चीज़ में कोई परेशानी है, मुझे ये रवैया अच्छा नहीं लगा। शायद उसे आगे से इतनी अडॉप्टेबिलिटी नहीं मिली होती कि वो अपनापन नहीं होता कि वो चीज़ें जैसे अपने पिछले घर में मैके में शेयर कर रही थी सबके साथ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये है, वो शायद वहाँ पर इसलिए नहीं कर पा रही होती कि उससे वहाँ पर वो रिलेशनशिप ऐसा नहीं मिल रहा होता। तो मेरे ख्याल में ये अगर वहाँ पर उसे इस तरह का रवैया मिले कि देखें हम दोनों को ही जो चीज़ किसी की अच्छी नहीं लग रही, हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, घर के फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को बताएंगे कि किसने क्या अच्छा किया, किसको क्या चीज़ इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल तो ये है। और बाकी कहते हैं कि हवा देने वाले तो बहुत होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जिम्मेदारी को हवा देने के लिए तो लोग मौका ढूंढ रहे होते हैं, नए रिश्ते को खराब करने के लिए मौका ढूंढ रहे होते हैं। तो वो नेगेटिव लोगों की हर जगह मौजूदगी होती है, लेकिन वो हमें अपनी फैमिली सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखना होता है कि चीज़ें बाहर ना जा रही हों इस तरह से। बिल्कुल सुनहरा, यहाँ मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि हम चले, आपकी सास तो अच्छी है, ठीक है, आपने तो सारी क्वालिटीज बताई, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सास बहू की वो जो लड़ाई है वो एक रवायती तौर पर चलती आ रही है, ये सब चीजें तो बहुत सारे घरों में बेटी और बहू में फर्क किया जाता है और बिल्कुल किया जाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगी?
बिल्कुल किया जाता है। मैंने बल्कि कुछ अर्सा पहले एक कमर्शियल भी देखी, इस पे अब मीडिया में काफ़ी काम हो रहा है कि हम अपने दामाद के लिए और पैरामीटर्स रख रहे होते हैं, बेटी के लिए ससुराल में और तरह का रवैया एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और जब जो हमारी बहू और हमारा अपना बेटा है हम उसके लिए और तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा दामाद जो है उसको मेरी बेटी की मदद करनी चाहिए, बड़ा सपोर्टिव होना चाहिए। लेकिन मेरा बेटा अगर मेरी बहू की मदद कर देता है या हाउस घर के कामों में हाथ बटा देता है तो हमें वो जन मुरीद लगने लग जाता है, हमें ये लगता है कि ये बीवी के पीछे लगा हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो ये दोहरा बिल्कुल हमारा स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यही एक वजह बनती है इन चीज़ों की। और मेरे ख्याल में सास के दिल में थोड़े फियर्स आ जाते हैं, माँ के दिल में थोड़ा फियर्स आ जाते हैं कि अब मेरी बहू आगे क्या है, अब वो पावर स्ट्रक्चर भी शेयर होगा, अब वो वसाइल भी शेयर होंगे जो सिर्फ मेरे पास थे, अब वो ज़ाहिर बीवी के पास भी वसाइल जाएंगे। अब वो सिर्फ इनकम मेरी तरफ से आ रही थी, बेटे का टाइम सिर्फ मुझसे मिलता था, तो वो थोड़ा सा ये फियर्स उसके होते हैं जिसको मेरे ख्याल से बेटे को दूर करने की जरूरत होती है कि वो माँ को भी और अपनी बीवी को भी दोनों को किस तरह से बिठा के शुरू में ही ये चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करे कि जी ये कौन सा रिश्ता है और ये कैसा रिश्ता है। ये चीज़ें होती हैं, वो फियर्स होते हैं। ज़ुनैरा, आप क्या समझती हैं कि इन सब लड़ाइयों में कसूरवार बहू है कि बेटा है? मेरे ख्याल में मैं कसूरवार नहीं किसी को ठहराऊंगी, मैं ये कहूँगी कि जिम्मेदारी ज़्यादा बेटे के सर पे होती है। बिल्कुल, मैं उसमें कसूरवार नहीं कहूँगी। अगर वो अच्छे से चल रहा है रिश्ता, इट मीन्स कि ही इज डूइंग वेरी वेल, वो उन दोनों रिलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता है। लेकिन मर्द बेचारा पिस जाता है ना इस रिलेशन में, माँ और बहू के दरमियान में, कि अगर माँ को ज्यादा टाइम देगा तो बीवी कहेगी कि मुझे टाइम नहीं दिया, और अगर बीवी को ज्यादा टाइम देगा तो माँ कहेगी कि वो तो बीवी का मुरीद बन गया है। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ ना कि देखें, मैं इसे बैलेंस करना दो रिश्तों को। कैसे बैलेंस करे वो? माँ के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो क्या ताल्लुक है, और तुम्हारे साथ जो है वो और क्या ताल्लुक है। और ये डेफिनेटली लड़कियों को समझना चाहिए कि माँ बेटे का जो रिश्ता है ना, वो दुनिया में और रिश्ता कहीं पे ये अवेलेबल नहीं है, और जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसका भी कोई और लाइक उस तरह का भी कोई और रिश्ता नहीं है। तो ना इन दोनों के रिश्तों में आपस में कोई जेलसी आनी चाहिए कि अगर माँ बेटे के पास बैठ के बातें कर रही है तो ना बहू को जेलसी होनी चाहिए, और अगर बेटा बीवी के पास बैठ के बातें कर रहा है या टाइम स्पेंड कर रहा है तो वो सास को भी ये जेलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों रिश्तों का आपस में कंपैरिजन हो नहीं सकता। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसको कंपेयर क्यों किया जाता है। तो हम अपने माशरे में कैसे तरबियत कर सकते हैं ऐसे लोगों की जो इस मेंटालिटी के साथ चल रहे हैं, तो हम उनकी तरबियत किस तरह कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो ये जो हम सोशियोलॉजी के जो सोशल वर्क के स्टूडेंट्स होते हैं, हम तो हमेशा सोशलाइजेशन पे फोकस करते हैं, एम्फसाइज करते हैं कि अगर हमने अपने मुआशरे को ठीक करना है तो हमें आज की जो नस्ल हमारी गोदों में परवान चढ़ रही है उनकी तरबियत उस तरह से करनी है। लाइक मैं ये जिम्मेदारी लूँ कि मेरे जो बच्चे हैं मैं उनकी तरबियत, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, तो उनकी तरबियत मैं ऐसे करूँ कि उन्होंने दोनों ने आगे चल के घर को संभालना है, घर को चलाना है। ये सारे लोगों को आज ही अपनी नस्ल पे तवज्जो देनी होगी, जब ही हम आने वाले मुआशरे में तब्दीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि 40 साल के लोगों में हम तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, उनकी उम्र 40-50 साल की हो गई है, उन्हें अब समझाने वो करना शुरू कर देंगे तो इट्स टू लेट टू उनको समझाना बहुत देर हो चुकी है। और ये तो साइंस भी कहती है कि 40 साल के बाद अगर आप किसी आदत तब्दील करना चाहेंगे तो आपको उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर न्यू जनरेशन, छोटे बच्चों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत। तो सुनैरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मुझे अब तकनीकी की मसले से मुझे आपकी आवाज़ बार बार ड्रॉप हो रही है। हाँ, मैं आउट स्टेशन हूँ इस वजह से। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी जी मुझे आ रही है। अच्छा, आपने यहाँ बात की कि बेटी और बहू के सिलेक्शन ऑफ थिंग्स मुख्तलिफ हो जाती हैं बीच में चीज़ें, कि बेटी के लिए मुख्तलिफ चीज़ें सेलेक्ट की जाती हैं और बहू के लिए मुख्तलिफ चीज़ें। तो यहाँ फ़र्क जब आता है तो फिर तभी वो लड़ाइयाँ और इन सब चीज़ों की वजह यहाँ से रेज होती है। तो इस हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम सासों को, उन तमाम बहुओं को, उन तमाम बेटियों को?
मेरा पैगाम तो बहुओं को, बेटियों को और सबको, माओं को यही है कि देखें, जब भी कोई नया रिश्ता शुरू करने जा रहे हैं आप, चाहे वो अपने बेटे की शादी करने जा रहे हैं, चाहे अपनी बेटी की शादी करने जा रहे जी। हैं, तो उनकी दोनों की एक ही तरह से तरबियत करें और एक ही तरह की एक्सपेक्टेशन करें। तो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप अपनी बिल्कुल। बेटी के लिए जो चीज़ें चाह रहे हैं ना, तो अपने बेटे को वही चीज़ें समझाएं जो आप अपने दामाद से चाह रहे हैं। कि बिल्कुल भाई तुम भी तो एक बहू को लेके आ रहे हो, तो तुमने ये उसके साथ उसके राइट्स ये वाले हैं, तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं, ये फ़राइज़ हमारे हैं। ये सारे अगर अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय कर लें, चाहे वो बेटियां हों चाहे बेटे हों, तो मेरे ख्याल में जिंदगी बड़े उसमें गुजर सकती है दोनों। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही ज़ुनैरा। यहाँ मैं एक बात करी थी कि जब औरत खुद बहू होती है तो उसके साथ जो जो होता है वो फिर इम्प्लीमेंट करती है जब उसकी अपनी बहू आती है। तो ये बात किस हद तक ठीक है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? ये बड़ा मशहूर मकूला है कि किसी के साथ भी कभी बहू थी, तो वो जो कुछ उसके साथ गुजरा हुआ होता है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ लोगों के रवैये ऐसे हैं जो कि गलत बात है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी सास ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था तो आप भी वैसी ही सास बने। और अमूमन हमारे यहाँ हम जब फ्रेंड्स आपस में बैठते हैं तो हम तो एक दूसरे को ये कह रहे होते हैं, तुमने कैसी सास बनना है, हमने कैसी सास बनना है। तो हम तो ये चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखो हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो हमारी सास ने ऐसा किया, हम तो कभी नहीं ऐसा करेंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ें जो है वो आगे चलनी चाहिए, नस्ल दर नस्ल नहीं चलनी चाहिए कि अच्छा मेरी सास ऐसा कर रही थी तो मैंने। हाँ, अच्छी चीज़ों को आगे ज़रूर ट्रांसफ़र करना चाहिए कि मेरी सास इतना अच्छा कर रही है तो मैंने भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल ज़ुनैरा, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। आमना से पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। जी आमना, आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं कि जब सास खुद बहू होती है और उसके साथ जो जो हुआ होता है, फिर जब उसकी अपनी बहू आती है तो वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं उस पे? उनके माइंड में आता है और वो मतलब कहती हैं कि हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था और अब आप लोगों को बहुत फैसिलिटी दे, जैसे जेलसी फैक्टर आता है। सो उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी लाइफ तो गुजर चुकी है, तो हमारी जो बच्चों की लाइफ है हम उनको खुश रहने दें और उनकी एक जिंदगी, उनको खुशगवार जिंदगी गुजारने दें, ताकि जो हमारी नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट जाए और वो जो है इस तरह से अपने घरों के एनवायरनमेंट स्पॉइल मत करें, क्योंकि जो भी घर का एनवायरनमेंट होता है वो आपके बच्चों पे बहुत इफेक्ट करता है। सो हर इंसान में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, और जैसे मैं औरतों के लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और रिवॉर्ड की उम्मीद रखती हैं। तो रिवॉर्ड जो है, आप अपनी नीयत साफ रखें, अल्लाह ताला आपको इसका रिवॉर्ड जरूर देते हैं लाइफ में। इट्स माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आपने यहाँ बात की ना कि एक जेलसी फैक्टर आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस जेलसी फैक्टर की वजह से घरों में फसाद होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी को, इस वजह से उनमें एक हसद कह लें या ये उनको होता है, फीलिंग्स होती हैं जिसकी वजह से वो इस तरह से एक्सप्लोर करती हैं अपनी फीलिंग्स को। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक और बात है कि कंसर्न एरिया अगर हम अपना लिमिटेड कर दें, अपनी हद तक, अपनी बात तक बस महदूद रहें, तो क्या इस चीज से भी घरों में फसाद होने रुक जाते हैं? बिल्कुल, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना दिन स्पेंड करें, और जो सास है उनको इतनी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए अपने बेटे और बहू की लाइफ में, क्योंकि ये उनकी एक फैमिली है, उनकी एक अलग फैमिली है। आपकी एक फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम तो है, लेकिन फैमिलीज अगर देखा जाए तो फैमिली हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे, ये एक फैमिली है। तो जो उनको वो मेंटोर होते हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि वो बिल्कुल इंटरफेयर ना करें, उनको उनकी मर्जी की जिंदगी गुजारने दें। उनका पूरा राइट है कि वो किस तरह से रहें, किस तरह वो आउटिंग करें। ये हस्बैंड वाइफ के डिसीजन होने चाहिए, बजाय इसके कि वो कहें हस्बैंड के जाएं आप जाके पहले मेरी मदर से परमिशन लें फिर हम आउटसाइड जाएंगे, या फिर हम मतलब ठीक है रिस्पेक्टेबल वे में आप उनको इन्फॉर्म करके जाएं, लेकिन हर चीज पे अगर आप रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो वो इरिटेशन होने स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर सास बनती हैं तो आप कैसी सास बनेंगी और इस चीज को कैसे लेकर चलेंगी? अगर मैं सास बनूंगी तो मेरा तो पहले यही है कि मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं होती लाइक और करती,
और मैं यही कहती हूँ कि जो मेरे बच्चों की जिंदगी होगी, वो उनकी खुद की लाइफ होगी, वो खुद अपने डिसीजन मेकर बने और वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जो है वो गुजारें। और दूसरा ये कि जो जहेज है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर आपने बच्चों को जहेज की जो है उसमें आपने बच्चों को अपने एजुकेटेड करना है ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें, बजाय इसके कि वो इन चीजों में वही रिवायती चीजों में जो है वो बिजी रहें। यहाँ हमने बड़ी खूबसूरत बात है कि मैं जहेज नहीं लूंगी, तो जहेज से भी हम देखते हैं कि बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं सास बहुओं की कि ये चीज लेकर आई और ये चीज नहीं लेकर आई। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी ये बात सुनने को मिली है कभी? देखिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब एक होता है कि मोस्टली घरों में ना, और टीचर्स भी हैं मेरे पास जॉब करती हैं, तो मैं सुनती हूँ उनके इश्यूज, जैसे कि लाइक दो देवर और जेठ की एक साथ शादी हो रही है तो उनमें कंपैरिजन हो जाता है कि उसकी चीज अच्छी नहीं है या उसके पेरेंट्स ने उसको अच्छी चीजें नहीं दी हैं और मेरे पास तो ये चीजें हैं। तो ये ईगो में आती है। मतलब ये चीज मुझे बहुत अजीब लगती है कि आप कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है, जहेज अच्छा होना चाहिए, जहेज में ये नहीं था वो नहीं था, तो फिर वो हर्टिंग सिचुएशन होती है औरतों आमना, के लिए, यहाँ क्योंकि जरा जो आप भी उनके जहेज की पेरेंट्स तशरीह कर दें कि क्या जो वालिदैन अपनी मर्जी से चीजें देते हैं वो जहेज होता है या वो डिमांड की जाती है वो असल चीजें होती हैं? लेकिन अब वक्त में कुछ लोग ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मना भी नहीं करते कि आप मत दें, और जब कुछ नहीं होता तो वो कहते हैं कि जी ये तो ये लेकर आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस हवाले से डिटेल थोड़ी बता दें आप कि बेसिकली जहेज जो माशरे में या घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं वो क्यों होती हैं, इस हवाले से? मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमियाँ और एक दूसरे के अगेंस्ट सोचना, नेगेटिव थिंकिंग, टॉलरेंस नहीं है, चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता, सिचुएशंस को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर एक बंदा रिएक्ट कर रहा है और दूसरा भी रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली वो जो है ब्लास्ट ही होगा। तो इस वजह से अगर कोई एक गलत हो तो आपको जो है ठीक अपना बिहेवियर रखना चाहिए। सो इस ठीक तरह है, सिचुएशंस बिल्कुल ठीक कहा आमना। लेकिन अगर आपने अब जुनैरा से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो वो जुनैरा, आपको इंसान मेरी कब तक आवाज आ रही है? बर्दाश्त कर। जी आ रही है। हेलो जुनैरा, हमने बात की आमना से भी वैसे हवाले से बात की थी कि सास बहू में अक्सर इस बारे में भी लड़ाई हो जाती है कि जहेज तुम ये नहीं लेके आई, जहेज में ये चीज नहीं लेके आई। तो क्या आपको भी कभी ये बात सुनने को मिली? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें हमने दोनों ने मिलके शॉपिंग की थी, मैंने और मेरे होने वाले शौहर ने। तो कुछ चीज़ें मैंने बनाई थी, कुछ उन्होंने बनाई थी, तो वो शेयरिंग की बुनियाद पे हमने चीज़ें बनाई थी, क्योंकि हमने इकट्ठे फिर हम दोनों। जुनैरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हमने तो अपनी चीज़ें इस तरह से बनाई थी कि हम हैं वर्किंग, दोनों जॉब भी हैं, तो हमने उस लिहाज से चीज़ें शेयर की थी। कुछ चीज़ें मैंने घर की मेरे की बनाई थी और कुछ उन्होंने। तो मुझे तो ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, और मेरे ख्याल में ये दहेज बहुत सोशल इशू के तौर पर ये एक वजह बनती है लड़ाई की, जो कि नहीं बननी चाहिए अगेन। और ये भी कोई ऐसा नहीं होता कि या तो वो डिमांड पे बन रहा है, चाहे वो ज़रूरत वाला ही बन रहा है। असल में जो कह रहे हैं ना कि हम सिर्फ इसको ज़रूरत का सामान दे रहे होते हैं, वो भी इस साल की चीज़ों को देख के जहन में रख के दे रहे होते हैं कि अच्छा जी फलानी चीज़ उनके पास तो है नहीं, तो ये हमने भी बनानी है। अब लाइक मैं अपनी नंद का किस्सा अगर आपको शेयर करूँ कि हमने उसका जब दहेज बनाया, हमने बहुत ज़रूरी चीज़ें उसके लिए बनाई, जो एक बेसिक, क्योंकि उसने आउटसाइड चले जाना था, फॉरेन कंट्री चले जाना था। तो हमने कहा उसने क्या कर दी है ये सारी चीज़ें यहाँ बना के। लेकिन जब वो चली गई तो उसे वहाँ पर ये सुनने को मिला कि तुम तो फलानी चीज़ भी नहीं है, तुम्हारे जहेज में फलानी चीज़ भी नहीं है। हालांकि उसने यहाँ रहना भी नहीं था, उसने दूसरे मुल्क चले जाना था, और हमें वो बाद में वो चीज़ें बना करके देना पड़ी है ताकि ये वाली चीज़ एक वजह ना बने उनके रिश्ते को खराब करने में आपस में। तो ये हमारी सोसाइटी में हालांकि वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, सदियों की सदियों बंद पड़ी रहती हैं, बॉक्स के अंदर पड़ी रहती हैं, चीज़ें इस्तेमाल भी नहीं होती। पता नहीं वो वेस्टेज ऑफ मनी होती है जस्ट, जो कि दोनों तरफ से की जा रही होती है, चाहे वो डिमांड की ज़रूरत में हो, चाहे वो पेरेंट्स अपनी बच्ची को ज़रूरत के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो
वो वेस्टेज ऑफ मनी है दोनों तरफ से ही। ये मेरे ख्याल में ये कोई सेंसिबल चीज़ नहीं। उसकी बजाय कोई इन्वेस्टमेंट करें बच्चों के नाम पे, अपनी बेटी के नाम पे कोई उसको प्रॉपर्टी लेके दें जो कि उसकी आगे सिक्योरिटी हो, उसको आगे लाइफ को जो है वो सिक्योर कर सके, बजाय इसके कि खामखा का सामान बना बना के घर के रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया जुनैरा और आमना कि आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ बात कर रहे थे सास और बहू की। दोनों बहुएं थी, दोनों ने अपनी सास के बारे में बताया कि दोनों की सास माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। लेकिन हम अपने माशरे में ये भी देखते हैं कि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। बुरे लोगों से भी आपका वास्ता पड़ता है, अच्छे लोगों से भी आपका वास्ता पड़ता है। लेकिन यहाँ बात आती है कि शरीयत नहीं कहती कि औरत तुम खिदमत करो। ये तो उसका अपना अखलाकी रवैया है कि वो अपनी सास से खिदमत कर रही है। लेकिन बेसिकली चीज़ ये है कि बेटा उस चीज़ को बैलेंस रखे, बेटा उस चीज़ को बैलेंस रख के लेके चले, ताकि ना तो घर में कोई फसाद हो और ना ही चीज़ें ख़राब हो। अगर एक मर्द थका हारा घर आता है सिर्फ इस उम्मीद से कि घर में सुकून चाहिए, क्योंकि घर तो है ही सुकून का नाम। तो नाज़रीन, इसके साथ में आपको यही कहना चाहूँगी कि यहाँ ज़रूरत है तरबियत की, कि हम अपनी आने वाली नस्लों में अपनी बेटियों की, अपनी बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि कल को वो अच्छी बेटियाँ, अच्छी बहुएं और अच्छी सासें बन सकें, और ना ही हम इस चीज़ को माशरे में बुरा इस चीज़ का इमेज पोर्ट्रे करें और अपनी आने वाली नस्लों को संवार सकें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान निम्रा राजा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खबर क्या है? क्या खबर? हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे।